नमस्कार, पेरिसाइक्लिक प्रतिक्रियाओं और कार्बनिक प्रकाश रसायन पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अब इस कार्यक्रम के मॉड्यूल 28 में हैं। इस मॉड्यूल में हम खुद को एल्कीन के प्रकाश रसायन के साथ चिंतित करेंगे, विशेष रूप से एल्कीन के सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन के साथ। अब, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांस एल्कीन को सिस एल्कीन या सिस एल्कीन को ट्रांस एल्कीन में बदलने को थर्मल सक्रियण द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। यह केवल प्रकाश रासायनिक सक्रियण के तहत किया जाना है। बंधन घूर्णन सक्रियण बाधा आमतौर पर ओलेफिन में दोहरे बंधन के घूर्णन के लिए 40 से 60 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इसलिए सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया के लिए बाधा को पार करने के लिए कमरे के तापमान या उच्च तापमान पर तापीय ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। अब, फोटोकेमिकल सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन के मामले में यह कैसे हो रहा है? यदि आप ओलेफिन के ट्रांस आइसोमर पर विचार करते हैं, जिसे यहां होमो ऑर्बिटल के साथ दिखाया गया है, जो स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, पाई से पाई स्टार उत्तेजना पर आप एलयूएमओ स्तर पर जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों में से एक एलयूएमओ स्तर पर उत्तेजित होता है, तो यह पाई स्टार स्तर होगा। पाई स्टार स्तर में एक द्विकट्टरपंथी प्रकार की स्थिति होती है, जिसमें यह मौजूद होता है, और उसके परिणाम स्वरूप बॉन्ड क्रम 1 तक कम हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है। तो शुद्ध बॉन्ड ऑर्डर को घटाकर कर दिया जाता है। अब, कम बंधन क्रम कार्बन कार्बन बंधन को स्वतंत्र रूप से इस तरह से घुमाने की अनुमति देता है कि घुमावदार ज्यामिति को उत्तेजित अवस्था में कार्बन कार्बन बंधन के सरल घूर्णन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक बार मूल ज्यामिति प्राप्त हो जाने के बाद यह ट्रांस आइसोमर पर वापस जा सकता है या सिस आइसोमर में आगे जा सकता है, और यह ओलेफिन के सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन के लिए आमतौर पर स्वीकृत तंत्र है। ऊर्जा विज्ञान के दृष्टिकोण से इस विशेष आरेख का उपयोग करके सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन पर विचार किया जा सकता है। एक्स अक्ष पर मोड़ का कोण वह है जो प्लॉट किया गया है। यह ट्रांस ज्यामिति है। यह एक घुमावदार 90 डिग्री ज्यामिति है, जहां पी ऑर्बिटल्स के दो खंड एक दूसरे के लंबवत हैं। फिर आपके पास 180 डिग्री है, जो इस विशेष मामले में सिस आइसोमर के अनुरूप है। अब, कोई भी ट्रांस आइसोमर से सिस आइसोमर तक जा सकता है, बशर्ते कि यदि कोई इस सक्रियण को पार करता है, तो अणु इस सक्रियण बाधा को पार करता है, जो लगभग 40 से 60 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तापीय स्थिति में ऐसा करना संभव नहीं है। हालांकि, प्रकाश रासायनिक स्थिति के तहत कोई भी ओलेफिन को सीधे पाई स्टार स्तर तक उत्तेजित कर सकता है, जो एक एकल पाई स्टार स्तर होगा। सिंगलेट पाई स्टार स्तर से कोई भी सीआईएस ट्रांस आइसोमेराइजेशन की संक्रमण स्थिति तक नीचे जा सकता है, या दूसरे शब्दों में, पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट से कोई भी इस मुड़े हुए ज्यामिति पर आ सकता है जो यहां दिखाया गया है। मुड़े हुए ज्यामिति से निश्चित रूप से कोई भी कुछ संभावनाओं के साथ या तो ट्रांस आइसोमर या सिस आइसोमर पर जा सकता है। अब, कोई भी ट्रिपल संवेदीकरण मध्यस्थ सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन भी कर सकता है। एक संवेदक ऊर्जा को अवशोषित करता है और ऊर्जा को ओलेफिन की 3 गुना अवस्था में स्थानांतरित करता है, ताकि ओलेफिन की 3 गुना पाई से पाई तारा अवस्था आबाद हो। यह सक्रियण बाधा या सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया की संक्रमण स्थिति की तुलना में ऊर्जा में भी अधिक है। तो वहां से भी यह सिस ट्रांस आइसोमर की संक्रमण स्थिति में आ सकता है। इस मुड़े हुए ज्यामिति को प्राप्त किया जा सकता है। वहां से कोई भी या तो ट्रांस आइसोमर या सिस आइसोमर में जा सकता है, जैसा भी मामला हो। तो यह सरल आरेख अनिवार्य रूप से ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की ऊर्जाओं के दृष्टिकोण से सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। उत्तेजित पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक अवस्था, जो एकल अवस्था में, या उत्तेजित पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में है, जो सिस ट्रांस आइसोमर्स की ट्रिपल अवस्था है। अब, ये सिस ट्रांस आइसोमर के कुछ उदाहरण हैं। ट्रांस स्टिल्बीन को प्रकाश रासायनिक रूप से सिस स्टिल्बीन में आइसोमेराइज किया जा सकता है। वास्तव में, सिस स्टिल्बीन फोटो आइसोमेराइजेशन एक संतुलन प्राप्त करेगा और यह अंततः एक फोटोस्टेशनरी स्थिति प्राप्त करेगा। फोटोस्टेशनरी अवस्था तब होती है जब सिस और ट्रांस जैसी दो प्रणालियां निरंतर फोटोलिसिस के साथ संतुलन में होती हैं। सिस और ट्रांस आइसोमर की निश्चित स्थिर जनसंख्या प्राप्त की जाती है। फोटो स्थिर अवस्था में सिस से ट्रांस और ट्रांस से सिस में समान मात्रा में परिवर्तन होता है, उदाहरण के लिए प्रतिक्रिया की समान दर, और इस तरह यह एक स्थिर अवस्था आबादी तक पहुंचता है, जिसे फोटो स्थिर अवस्था कहा जाता है। यहां सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजरने वाले मिथाइल स्टाइरीन का एक उदाहरण दिया गया है। यहां ट्रांसटाइलबिन सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से सिस्टाइलबिन में जा रहा है। ट्रांसटाइलबिन और सिस्टाइलबिन को स्पेक्ट्रोस्कोपिक रूप से चिह्नित किया जा सकता है, क्योंकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व है।
इसलिए यूवी दृश्यमान स्पेक्ट्रा से कोई भी आसानी से सिस डायल्बिन और ट्रांस डायल्बिन में काफी आसानी से अंतर कर सकता है। अब चक्रीय एल्कीन के मामले में याद रखें कि 3 सदस्यीय, 4 सदस्यीय और 5 सदस्यीय जैसे सरल चक्रीय एल्कीन सीमित ज्यामिति के कारण एक ट्रांस डबल बॉन्ड को समायोजित नहीं कर सकते हैं। इसलिए 3 सदस्यीय से लेकर 4 सदस्यीय तक ट्रांस आइसोमर प्राप्त करना लगभग असंभव है। 5 कठिनाई के साथ कोई भी ट्रांस आइसोमर प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती है जो बनता है जिसमें अलग होने के लिए पर्याप्त जीवनकाल नहीं होता है। 6 सदस्यीय, 7 सदस्यीय एक आसान ट्रांस आइसोमर है जो बनता है। उदाहरण के लिए यदि आप फिनाइल साइक्लोहेक्सिन लेते हैं तो यह सिस आइसोमर से ट्रांस आइसोमर में सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन से गुजर सकता है। ट्रांस आइसोमर का जीवनकाल लगभग माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड या उससे अधिक होता है। तापीय स्थिति में यह वापस सिस आइसोमर में चला जाता है। दूसरी ओर यदि आप ट्रांस ऑक्टीन लेते हैं जो एक लंबी, बड़ी वलय प्रणाली है तो यह ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजरता है। ट्रांस आइसोमर काफी स्थिर है। वास्तव में ट्रांस आइसोमर एक कायरल अणु है। यह इन दो संरचनाओं का एक एनांटियोमेरिक मिश्रण बनाएगा जो यहां दिखाए गए हैं। इन दोनों संरचनाओं में किसी भी प्रकार की समरूपता नहीं है। उनके पास C2 समरूपता है लेकिन यह कायरलिटी के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं है। तो यह गैर सुपरइम्पोसिबल दर्पण छवियों के साथ एक कायरल अणु है जो यहां दिखाया गया है। और कोई भी असममित संश्लेषण के समतुल्य गोलाकार ध्रुवीकृत प्रकाश का उपयोग करके समरूपता कर सकता है, क्योंकि याद रखें कि गोलाकार ध्रुवीकृत प्रकाश एक कायरल प्रकाश है। इसलिए जब आप इस आइसोमेराइजेशन को करने के लिए एक कायरल प्रकाश का उपयोग करते हैं तो कोई असममितता को प्रेरित कर सकता है और कायरल ट्रांससाइक्लोऑक्टीन का एक एनांटियोमर उत्पन्न कर सकता है। अब यह एक चक्रीय एज़ो यौगिक है। चक्रीय एज़ो यौगिक साइसोइड रूप में है, यहाँ CIS विन्यास है। यह ट्रांस आइसोमर के लिए फोटोकेमिकल आइसोमराइजेशन से गुजरता है क्योंकि फिर से यह एक 8 सदस्यीय रिंग सिस्टम है। ट्रांस आइसोमर स्थिर है। तापीय स्थिति के तहत यह धीरे धीरे इस मामले में सिस आइसोमर में वापस आइसोमराइजेशन से गुजरता है। अब यह आरेख अनिवार्य रूप से ट्रिपल संवेदी ऊर्जा के संबंध में फोटो स्थिर अवस्था के तहत सांद्रता या सिस ट्रांस अनुपात की व्याख्या करता है। याद रखें, एक अणु जो ट्रिपल संवेदीकरण से गुजरने में सक्षम है, फोटॉन ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, अपनी ट्रिपल स्थिति में जा सकता है। अपनी त्रिगुण अवस्था से यह ऊर्जा को एल्कीन की त्रिगुण अवस्था में स्थानांतरित कर सकता है। फिर एल्कीन सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजर सकता है। दूसरे शब्दों में यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजरेगी। जमीनी अवस्था से यह संवेदीकरण प्रक्रिया द्वारा त्रिगुण अवस्था में उत्तेजित हो जाता है, न कि प्रकाश के प्रत्यक्ष अवशोषण से। और इसके संवेदनशील होने के बाद यह डिराडिकल अवस्था में नीचे चला जाता है जो कि मुड़े हुए डिराडिकल अवस्था है। और डिराडिकल या तो सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर में जा सकता है। इस तरह के तंत्र के संचालन के लिए इस अणु की 3 गुना ऊर्जा एक संवेदी के संदर्भ में कुछ शर्तें हैं। तो x अक्ष में आपने संवेदी की तिगुनी ऊर्जा को प्लॉट किया है और यह अक्ष में फोटो स्टेशन में प्रतिशत ट्रांस आइसोमर PS का अनिवार्य रूप से अर्थ फोटो स्थिर स्थिति है। फोटो स्थिर अवस्था एक संतुलन अवस्था है जिसमें ट्रांस आइसोमर की सांद्रता को यहां प्लॉट किया गया है। अब आप यहां देख सकते हैं संवेदी की त्रिगुणित ऊर्जा लगभग 65 या उससे अधिक होने के साथ 65 से ऊपर सिस आइसोमर के साथ साथ ट्रांस आइसोमर दोनों संवेदनशील हैं। तो उनकी आबादी लगभग बराबर है, आबादी का लगभग 55-45 अनुपात उनके पास है। तो इसके परिणाम स्वरूप फोटो स्थिर अवस्था का लगभग 1 से 1 मिश्रण इस ऊर्जा व्यवस्था में प्रचलित है। जैसे जैसे आप ट्रिपल संवेदी ऊर्जा को कम करते हैं, ऐसा लगता है कि केवल सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि इस विशेष मामले में ट्रांस आइसोमर का प्रतिशत अधिक से अधिक हो रहा है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि यह ट्रांस आइसोमर ट्रिपल ऊर्जा सिस आइसोमर ट्रिपल ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए उदाहरण के लिए इस विशेष उदाहरण में ट्रांस आइसोमर के उत्पादन में केवल सिस आइसोमर के लिए संवेदीकरण चुनिंदा रूप से होता है। यह फोटो स्थिर अवस्था में ट्रांस आइसोमर के लगभग 80% के स्तर तक जाता है और फिर एक छोटी सी गिरावट आती है जब ट्रिपल ऊर्जा 55 किलो कैलोरी प्रति मोल या उससे कम हो जाती है। तो यह आरेख अनिवार्य रूप से एक फोटो आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया में सिस और ट्रांस आइसोमर्स की फोटो स्थिर अवस्था संतुलन निरंतर सांद्रता के लिए संवेदी की ट्रिपल ऊर्जा के प्रभाव की व्याख्या करता है। डायन्स को ट्रांस आइसोमर के लिए फोटो आइसोमेराइज भी किया जा सकता है। यहाँ हेक्सा डायनेस हेक्सा 2,4 डायने का एक सिस आइसोमर है। उदाहरण के लिए ट्रिपल संवेदनशील स्थिति के तहत हेक्सा 2,4 डायने एक चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजर सकता है।
प्रारंभ में यह एक सिस डबल बॉन्ड से गुजर सकता है जिसे ट्रांस डबल बॉन्ड में आइसोमेराइज किया जा सकता है। फिर दोनों सिस आइसोमर, दोनों दोहरे बंधन को ट्रांस दोहरे बंधन में आइसोमेराइज किया जा सकता है। तो यह एक ज आइसोमर है और यह ई आइसोमर है और इसे स्थिरता के आधार पर संतुलित किया जा सकता है और संवेदी ऊर्जा के आधार पर कोई भी इन तीनों आइसोमरों की एक फोटोस्टेशनरी स्थिति तक पहुंच सकता है। यह ज है जे और ई आइसोमर फोटोस्टेशनरी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। जब एक ट्रांस सिस ऑक्टेन का आइसोमेराइजेशन ट्रांस ऑक्टेन में जाने के लिए होता है तो ट्रांस ऑक्टेन, हालांकि यह एक स्थिर अणु है, यह काफी प्रतिक्रियाशील अणु है क्योंकि 8 सदस्यीय रिंग की ट्रांस ज्यामिति से अभी भी कुछ तनाव जुड़ा हुआ है। तो इतना कि यह विलायक के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, इसे विलायक के साथ फंसाया जा सकता है। जब अल्कोहल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है तो अल्कोहल कार्बोनियम आयन उत्पन्न करने के लिए दोहरे बंधन को प्रोटोनेट करता है। कार्बोनियम आयन या तो पार्श्व श्रृंखला से एक प्रोटॉन खोकर एक्सोमेथिलीन यौगिक बना सकता है जो प्रारंभिक सामग्री का एक आइसोमर है, या यह संबंधित ईथर देने के लिए न्यूक्लियोफाइल द्वारा ट्रैपिंग से गुजर सकता है जहां आरओएच उस कैटायन को ट्रैप कर रहा है जो संबंधित ईथर ऑक्टाइल या ईथर उत्पन्न करने के लिए बनता है, जो इस तरह से बनता है। यह अनिवार्य रूप से यह दिखाने के लिए है कि ट्रांस आइसोमर हालांकि स्थिर और पृथक है, यह सिस आइसोमर की तुलना में काफी प्रतिक्रियाशील अणु है। उदाहरण के लिए सिस आइसोमर कमरे के तापमान पर अल्कोहल नहीं जोड़ता है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन समृद्ध दोहरा बंधन है और आरओएच भी इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के एकल जोड़े के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन समृद्ध है। तो किसी प्रकार का ध्रुवीयता परिवर्तन होना चाहिए जो ट्रांस आइसोमर के गठन में उत्तेजित अवस्था में होता है। यह शायद एक अधिक ध्रुवीय बंधन है या क्योंकि तनाव जारी किया जाता है, यह इस विशेष मामले में न्यूक्लियोफिलिक ट्रैपिंग के बाद प्रोटोनेशन से गुजर सकता है। इसलिए ट्रिस्ट्रैन की आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग हेलिसिन के संश्लेषण में किया जाता है। हेलिसिन इस प्रकार के अणु होते हैं जहां उदाहरण के लिए वृत्त को पूरा करने के लिए बेंजीन के वलय को कोणीय तरीके से संयोजित किया जाता है। यहां खमीरी हेलिसिन का एक उदाहरण दिया गया है। खमीर वाले बेंजीन के वलय होते हैं जो कोणीय तरीके से जुड़े होते हैं, तो यह एक पेचदार संरचना बनाता है। उदाहरण के लिए छठे संलयन, कोणीय संलयन के बाद यह इस विशेष वलय से टकरा जाएगा। यदि आप यहां एक और 6 सदस्यीय रिंग को फ्यूज करते हैं तो वह अनिवार्य रूप से इस रिंग से टकरा जाएगी, तो यह एक पेचदार संरचना बनाकर इस रिंग से टकराने से बचेगा। यहां 11 बेंजीन वलय के साथ 11 हेलिसिन का एक उदाहरण दिया गया है जो इस विशेष तरीके से कोणीय रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं। अब अणुओं का यह वर्ग अणु के साथ जुड़े मोड़ के कारण प्रकृति में कायरल है, उनमें पेचदार कायरलिटी होती है, इसलिए वे ऑप्टिकल गतिविधि के साथ साथ इसके संरचनात्मक पहलुओं के दृष्टिकोण से भी दिलचस्प हैं। सबसे सरल हेलिसिन पेंटा हेलिसिन है। यह 5 हेलिसिन है। यह नामकरण वर्ग कोष्ठक में रिंग की संख्या दी गई है और इसे केवल हेलिसिन कहा जाता है। 5 हेलिसिन का मतलब है कि 5 वलय हैं जो इस तरह कोणीय तरीके से जुड़े हुए हैं और जो 5 हेलिसिन से मेल खाते हैं। 5 हेलिसिन को पहले बीटा नैफ्थाइल ईथेन, बीटा नैफ्थाइल प्रतिस्थापित ईथेन लेकर संश्लेषित किया जा सकता है। यह ट्रांस आइसोमर से सिस आइसोमर में फोटो आइसोमेराइजेशन से गुजरता है। वह सिस ट्राइसोमर, याद रखें यह हम पहले ही विद्युत चक्रण प्रतिक्रिया में देख चुके हैं। यह 6 इलेक्ट्रॉन चक्रण से गुजरता है जो एक विद्युत चक्रीय प्रतिक्रिया है। यह कॉन रोटेटरी फैशन में काम करता है क्योंकि फोटोकेमिकल स्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन साइक्लाइजेशन कॉन रोटेटरी होगा। तो यह इन 2 हाइड्रोजन को स्थानांतरण में धकेलता है क्योंकि यह घूर्णन प्रक्रिया है। यह एक डायहाइड्रोएरोमैटिक व्युत्पन्न है। प्रकाश रासायनिक स्थिति के तहत इसे आयोडीन द्वारा संबंधित सुगंधित व्युत्पन्न में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आयोडीन रेडिकल हाइड्रोजन में से एक को अवशोषित करता है और फिर दूसरा हाइड्रोजन असंतृप्त प्रणाली के गठन के साथ एक साथ खो जाता है, जो इस मामले में सुगंधित प्रणाली है। यदि आप एक बड़ी वलय प्रणाली लेते हैं जो इस तरह का एक फेनेंथ्रिल प्रतिस्थापित ट्रांस डबल बॉन्ड है तो यह एक सममित अणु है। यह सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजर सकता है। सिस आइसोमर 2 बार इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन से गुजरेगा, एक बार यहां पर इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, यहां पर एक और इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। यह 3+3+3 है, पहले से ही 9 बेंजीन रिंग हैं। यहां इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन एक और रिंग देगा 10 और यहां एक और इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन एक और रिंग देगा जो 11 है। तो 11 हेलिसिन बनता है। बहुत खराब उपज में नहीं, वास्तव में इस तरह के संश्लेषण के लिए 54% उपज बहुत अच्छी है। इस तरह के एक आकर्षक अणु को सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके संश्लेषित किया जा सकता है जिसके बाद उत्पन्न होने वाले डायहाइड्रोएरोमैटिक सिस्टम का ऑक्सीकरण होता है। यहां 11 हेलिसिन का एक और उदाहरण दिया गया है।
उदाहरण के लिए इस मामले में उपज केवल 54% है। इस विशेष मामले में एक बड़ा टेट्रा लेने से उपज में सुधार होता है। यहां 4 हेलिसिन ली जाती है। यह बेंजफेनेंथ्रीन है। यह एक पैराफिनिलिन समूह से जुड़ा बेंजफेनेंथ्रीन भी है। यह एक सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजरता है, जिसके बाद इस विशेष मामले में 11 हेलिसिन देने के लिए ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया होती है। क्योंकि हेलिसिन प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं और वे प्रकृति में कायरल होते हैं, यदि कोई गोलाकार ध्रुवीकृत प्रकाश का उपयोग करता है तो गोलाकार ध्रुवीकृत प्रकाश के तहत, जो कि एक कायरल प्रकाश है, असममित प्रेरण हो सकता है और कोई भी हेलिसिन का एनेंटियोमेरिक अतिरिक्त उत्पादन कर सकता है जो बनता है। यहाँ एनेंटियोमेरिक अधिकता उतनी बड़ी नहीं है, यह केवल 0.2 है। हालांकि इस अणु द्वारा प्रदर्शित एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल रोटेशन 0.20% एनेंटियोमेरिक अतिरिक्त है, जो इस अणु से जुड़े उच्च ऑप्टिकल रोटेशन के कारण एक ऑप्टिकल रूप से शुद्ध आइसोमर के इस तरह के गठन का पता लगाने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि एनेंटियोमर में से एक की बहुत कम सांद्रता भी ऑप्टिकल गतिविधि के माप में एक बड़े घूर्णन, ऑप्टिकल घूर्णन परिवर्तन का कारण बनेगी। तो यह ध्रुवीकृत, गोलाकार ध्रुवीकृत प्रकाश का उपयोग करके नियॉन हेलिकिन के एक असममित संश्लेषण का गठन करता है, एक उदाहरण के रूप में यहां चित्रित किया गया है। अब यहां सिस आइसोमर का एक और उदाहरण है जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर रिएक्शन से गुजर रहा है। याद रखें, यह अणु एक कायरल अणु है क्योंकि इसमें समरूपता का केवल एक सी 2 अक्ष है। ये एनोल के रूप में मौजूद हैं। यह आसानी से कीटो रूप से गुजर जाता है। कीटो रूप भी कायरल है। यह सी 2 सममित है, फिर भी यह एक कायरल अणु है। तथ्य यह है कि यह एक कायरल अणु है जो हमें यहां ट्रांस आइसोमर का उत्पादन करने के लिए प्रतिक्रिया के तंत्र को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, क्योंकि सिस आइसोमर एक मेसो आइसोमर होगा, केवल ट्रांस आइसोमर एक कायरल आइसोमर होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का अनुमान ऑप्टिकल गतिविधि या उत्पन्न होने वाले अणु की कायरलिटी से लगाया जा सकता है। प्रतिक्रिया के तंत्र का पता लगाने के लिए अणु की कायरलिटी के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए यह एक ऐसा उदाहरण है। अब प्रकाश रसायन दृष्टि प्रक्रिया में शामिल है। अनिवार्य रूप से सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन वह प्रक्रिया है जो हमारी आंखों से दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, हमारी आंखों द्वारा दृष्टि की धारणा। आंखों में ऑप्सिन नामक प्रोटीन होता है जो इस कार्टूनिंग प्रतिनिधित्व द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्सिन प्रोटीन में मुक्त अमीनो कार्यात्मक समूह होता है। यह 11 सिस रेटिना है। क्रमांकन मिथाइल वाले इस कार्बन से शुरू होता है, इस तरह रिंग के चारों ओर जाता है। तो यह 6, 7, 8910 11 होगा। तो यह एक 11 स्थिति का दोहरा बंधन है। यह 11वें स्थान पर एक सिस रेटिना है। यह ऑप्सिन में मुक्त अमीनो कार्यात्मक समूह के साथ एक शिफ्ट आधार बनाता है, जो एक प्रोटीन है। सक्रिय साइट में, जो यह पॉकेट है जो कार्टूनिक प्रतिनिधित्व द्वारा दिखाया गया है। एक बार जब इसे इमाइन के रूप में अमीनो कार्यात्मक समूह से जोड़ा जाता है, तो प्रकाश सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन का कारण बनता है। खमीर सिस स्थिति को खमीर ट्रांस आइसोमर में आइसोमेराइज किया जाता है। दूसरे शब्दों में, आपको सभी ट्रांस रेटिनॉल मिलते हैं। एक बार जब सभी ट्रांस रेटिनॉल बन जाते हैं, तो यह एक एल्डिहाइड के रूप में जारी किया जाता है और ऑप्सिन पुनः उत्पन्न होता है। सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन की प्रक्रिया, हालांकि एक बहुत छोटा संरचनात्मक परिवर्तन है, यह अश्लील संरचना में एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन पैदा करता है, जिसे दृष्टि प्रक्रिया के लिए एक संकेत के रूप में पहचाना जाता है। संकेत मस्तिष्क को भेजा जाता है और मस्तिष्क इसे एक दृष्टि प्रक्रिया के रूप में संसाधित करता है। इसलिए अनिवार्य रूप से जब हम कुछ देखते हैं, तो रेटिना अणु का सिस्ट्रान आइसोमेराइजेशन हमारी आंखों में हो रहा है और यह सिस्ट्रान आइसोमेराइजेशन के जैविक अनुप्रयोग का एक अच्छा उदाहरण है। रेटिना अणु के सिस्ट्रॉन्स आइसोमेराइजेशन का अध्ययन करने के लिए बहुत काम किया गया है, जो सरल प्रकाश रसायन द्वारा किया गया है, और साथ ही समय के साथ रासायनिक प्रजातियों की पहचान करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का समाधान किया गया है, जो सिस्ट्रॉन्स आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया में शामिल हैं। आंख में रेटिना का अणु, जो एक इमाइन व्युत्पन्न के रूप में ऑप्सिन से जुड़ा होता है। बैक्टीरिया के मामले में पारगमन, ऊर्जा पारगमन प्रक्रिया के लिए एक समान प्रक्रिया होती है। बैक्टीरिया के मामले में सभी ट्रांस रेटिना वह है जो बैक्टीरिया रोडोप्सिन के साथ संयोजन कर रहा है, मुक्त अमीनो समूह जो बैक्टीरिया रोडोप्सिन में है, इमाइन बनाता है, और 13 स्थिति में ट्रांस डबल बॉन्ड सिस डबल बॉन्ड के माध्यम से आइसोमेराइजेशन से गुजरता है। और बैक्टीरिया रोडोप्सिन की संरचना के इस प्रतिवर्ती परिवर्तन को ऊर्जा पारगमन प्रक्रिया के लिए एक संकेत के रूप में लिया जाता है। तो स्तनधारियों और बैक्टीरिया दोनों के मामले में, क्षमा करें, दृष्टि प्रक्रिया के लिए स्तनधारियों के मामले में और बैक्टीरिया के मामले में, ऊर्जा पारगमन प्रक्रिया
सिस्टर्न आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संकेत है जो स्तनधारियों में दृष्टि प्रक्रिया के लिए और बैक्टीरिया के मामले में ऊर्जा पारगमन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। अब जीवाणुओं को दिन और रात में अंतर करना पड़ता है। उनके पास प्रकाश के संदर्भ में दिन और रात को देखने के लिए आंखें नहीं होती हैं, और जो हम दिन के समय देखते हैं और जो अंधेरा हम रात में देखते हैं। तो अनिवार्य रूप से सिस्टर्न आइसोमेराइजेशन प्रोटीन को बताने के लिए एक घड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। बैक्टीरिया को बताएं कि यह रात का समय है या दिन का समय। इसलिए यह बैक्टीरिया को दिन के उजाले और दिन और रात को पहचानने में मदद करता है। क्या प्रक्रिया चल रही है? एक दालचीनी एसिड एस्टर थियोएस्टर प्रोटीन के साथ बनता है। प्रोटीन में सल्फर एमिनो एसिड होता है जो पैरा हाइड्रोक्सी सिनामिल व्युत्पन्न में सिनामिल व्युत्पन्न से जुड़ा होता है। पैरा हाइड्रोक्सी सिनामिल व्युत्पन्न का आयनन अनिवार्य रूप से सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजरता है। सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन के कारण प्रोटीन संरचना में एक बड़ा परिवर्तन होता है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बदल जाती है और यह परिवर्तन आकार में परिवर्तन, इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण में परिवर्तन के साथ साथ प्रोटीन के हाइड्रोजन ब्रोंटिक गुण में परिवर्तन का कारण बनता है, जिससे दिन और रात को अलग करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा संकेत को पहचाना जाता है। तो यह एक सरल प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यह पहचानने की कोशिश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि क्या यह दिन का समय है या रात का समय है। उदाहरण के लिए यदि यह प्रक्रिया हो रही है तो यह केवल दिन के समय हो रही होगी, क्योंकि आपको फोटॉन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि इसे बंद कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए तो यह रात होगी, जैसा कि बैक्टीरिया द्वारा पहचाना जाता है, क्योंकि बड़े संकेत परिवर्तन जो यह प्रोटीन संरचना परिवर्तन के कारण अनुभव करता है। अब कुछ बच्चे पीलिया के साथ पैदा होते हैं, जिसे नवजात पीलिया के रूप में जाना जाता है। यह बिलीरुबिन नामक अणु के कारण होता है। बिलीरुबिन यह विशेष अणु है। आप यहां देख सकते हैं कि बिलीरुबिन में दो सिस दोहरे बंधन हैं, जिन्हें इस विशेष संरचना में जेड दोहरे बंधन के रूप में लाल रंग में दर्शाया गया है। क्योंकि यह ज्यामिति में है, यह इस तरह से हाइड्रोजन बंधन अंतःक्रिया करने के लिए एक अनुकूल ज्यामिति में है। हाइड्रोजन बंधित संरचना प्रकृति में अत्यधिक हाइड्रोफोबिक है, तो यह अनिवार्य रूप से एक अवक्षेप बन जाता है। यह यहाँ CIS दोहरे बंधन और यहाँ CIS दोहरे बंधन के इस विशेष विन्यास के संदर्भ में एक जल अघुलनशील अणु है, जो इस एमाइड कार्यात्मक समूह को कार्बोक्जिलिक एसिड कार्यात्मक समूह के निकटता में हाइड्रोजन बंधन अंतःक्रिया से गुजरने के लिए लाता है। तो यह एक अत्यधिक हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोजन बंधन अंतःक्रिया के कारण यह अत्यधिक हाइड्रोफोबिक है। कार्बोक्जिलिक अम्ल कार्यात्मक समूह, एमाइड कार्यात्मक समूह एक साथ बंधे होते हैं, तो यह एक अघुलनशील पदार्थ बन जाता है। यह त्वचा के नीचे और शरीर के अन्य अंगों में जमा हो जाता है, उदाहरण के लिए जो नवजात पीलिया का कारण बनता है। यही एक कारण है कि नवजात पीलिया के साथ पैदा होने वाले शिशुओं को नीली रोशनी में रखा जाता है, ताकि सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन के फोटो आइसोमेराइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इस विशेष प्रक्रिया में सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन का क्या उपयोग है? उदाहरण के लिए देखें, जब यह Z आइसोमर से E आइसोमर में आइसोमराइजेशन से गुजरता है, तो E आइसोमर का यहां पूरी तरह से अलग विन्यास होता है। एमाइड कार्यात्मक समूह कार्बोक्जिलिक एसिड कार्यात्मक समूह की ओर इशारा नहीं कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन बंधन पूरी तरह से टूट गए हैं। यह ध्रुवीय समूह अब उजागर हुआ है, यह ध्रुवीय समूह भी उजागर हुआ है। इसी तरह अन्य एज दोहरे बंधन को ई दोहरे बंधन में आइसोमेराइज किया जा सकता है। एक ही प्रभाव पड़ता है, ये सभी हाइड्रोजन बंधन सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया में टूट जाते हैं। जब दोनों जेड आइसोमर को ई आइसोमर में आइसोमराइज किया जाता है, तो कोई हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। यह एक अत्यधिक ध्रुवीय अणु है, यह एक पानी में घुलनशील अणु है, इसलिए यह अवक्षेपित नहीं होता है, और यह सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से नवजात शिशुओं के नवजात पीलिया का इलाज है। यही कारण है कि नवजात शिशु कभी कभी नीली रोशनी या सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जो बच्चे नवजात पीलिया के साथ पैदा होते हैं, कभी कभी हम उन्हें केवल इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए धूप में डाल देते हैं, अर्थात बिलीरुबिन का सिस्टर्न आइसोमेराइजेशन। एक पानी में अघुलनशील अणु है जो पीलिया के लिए जिम्मेदार है, जबकि दूसरा पानी में घुलनशील अणु है जिसे मूत्र और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जित किया जा सकता है, और इस तरह नवजात शिशुओं के नवजात पीलिया को ठीक किया जा सकता है। तो यह प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कैसे सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन हमारे शरीर में होने वाली कुछ प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में भी किया जाता है। यह एक उपयुक्त सेंसिटाइजर ट्रिपल सेंसिटाइजर के साथ अणु का एक स्टेरिकली भीड़ वाला सिस आइसोमर है, जो केवल ट्रांस आइसोमर को ऊर्जा हस्तांतरित करेगा। ट्रांस आइसोमर को सिस आइसोमर में आइसोमराइज किया जा सकता है,
जो अत्यधिक स्टेरिक रूप से बाधित अणु का संश्लेषण करता है। यह स्टेरिक रूप से बाधित है क्योंकि दो मिथाइल समूह एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं और हाइड्रॉक्सी समूह भी रिंग के मिथाइल समूह के करीब है। उदाहरण के लिए ट्रांस की तुलना में, जहां दो हाइड्रॉक्सी और मिथाइल समूह इस विशेष मिथाइल समूह से दूर हैं। तो इस प्रकार के स्टेरिक रूप से बाधित अणुओं कई रेटिनॉल को संवेदीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके संश्लेषित किया गया है। यह एक दिशात्मक संवेदीकरण प्रक्रिया है क्योंकि सिस आइसोमर ट्रिपल सेंसिटाइजर द्वारा संवेदनशील नहीं है, केवल ट्रांस आइसोमर ट्रिपल सेंसिटाइजर द्वारा संवेदनशील है क्योंकि यह केवल ट्रिपल सेंसिटाइजर की ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। तो ट्रांस आइसोमर विशेष रूप से इस विशेष मामले में सिस आइसोमर में परिवर्तित हो जाता है। एक दिशात्मक संवेदीकरण या अणु के एक तरफा संवेदीकरण की इस प्रक्रिया का उपयोग विटामिन ए के औद्योगिक संश्लेषण में किया जाता है। यह विटामिन ए है। विटामिन ए की संरचना यहां दिखाई गई है। विटामिन ए के लिए अग्रदूत एर्गोस्टेरॉल है, जिसमें यह विशेष संरचना है। उदाहरण के लिए फोटोलिसिस पर एर्गोस्टेरॉल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग इस हेक्साडाइन इकाई के रिंग ओपनिंग साइक्लोहेक्साडाइन इकाई से इस तरह की हेक्साट्रीन इकाई में गुजरता है। अब यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक घूर्णन प्रक्रिया है क्योंकि यह एक 4n+2 इलेक्ट्रॉन प्रणाली है और यह एक प्रकाश रासायनिक प्रकार की विद्युत चक्रीय रिंग खोलने की प्रक्रिया से गुजर रही है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री देगा, जैसा कि यहां जेड आइसोमर के साथ संकेत दिया गया है। फोटोलाइटिक स्थिति में जेड आइसोमर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन से भी गुजर सकता है। एक बार जब यह ट्रांस आइसोमर में जाता है तो यह एक बेकार अणु होता है। टिक्योस्टेरॉल विटामिन डी के लिए एक अग्रदूत नहीं है, इसलिए किसी को एक और एक साथ हाइड्रोजन शिफ्ट से गुजरने के लिए चुनिंदा रूप से पूर्व विटामिन डी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इस मिथाइल समूह से हाइड्रोजन को 7वें स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। तो हाइड्रोजन को 7वें स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो एक साथ सिग्मेट्रोपिक शिफ्ट हाइड्रोजन शिफ्ट है, जिसके परिणाम स्वरूप विटामिन डी का निर्माण होता है। यदि पूर्व विटामिन को सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन और विटामिन डी प्रक्रिया के बीच विभाजित किया जाता है तो दक्षता कम हो जाएगी। तो क्या होता है, इस ट्रिपल सेंसिटाइजर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रिपल सेंसिटाइजर ऊर्जा को केवल टेकोस्टेरॉल में स्थानांतरित किया जाता है, जो एक ट्रांस आइसोमर है, विशेष रूप से सिस आइसोमर में परिवर्तित किया जाता है, जो कि पूर्व विटामिन डी है, और पूर्व विटामिन डी अब विटामिन डी देने के लिए थर्मल एक साथ हाइड्रोजन शिफ्ट से गुजरता है, जो कि उपयोगी अणु है। इसलिए विटामिन डी का औद्योगिक संश्लेषण अनिवार्य रूप से एक सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ता है, जो एक ट्रिपल सेंसिटाइजर द्वारा चुनिंदा रूप से संवेदनशील होता है, जो टेकोस्टेरॉल के पूर्व विटामिन डी में परिवर्तन को संवेदनशील बनाता है। यह एक तापीय प्रक्रिया है। इसका प्रकाश रसायन विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। यह एक थर्मल एक साथ शिफ्ट है जो इस विशेष अणु में एक इंट्राफेशियल तरीके से हो रहा है। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन का एक अन्य उपयोग सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके तरल झिल्ली में आयन परिवहन करना है। यह एक डायज़ो है, यह एक एज़ो अणु है, यह एक एज़ो बेंजीन अणु है, जो एक मुकुट ईथर से जुड़ा हुआ है, जो एक 5 मुकुट ईथर है। इसमें 5 ऑक्सीजन परमाणु हैं। 5 मुकुट ईथर एक पोटेशियम आयन को घेरने में सक्षम नहीं है, जब तक कि इसे इस तरह के 2-5 मुकुटों के बीच सैंडविच नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक एकल 5 मुकुट पोटेशियम को समायोजित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम इस गुहा में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। हालांकि इसे इन दोनों के बीच सैंडविच किया जा सकता है, इन 2 क्राउन ईथर रिंग्स के बीच अच्छी तरह से सैंडविच किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब यह CIS विन्यास में मौजूद हो। यह एक ट्रांस विन्यास है, जहां 2 मुकुट ईथर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जब यह SO बेंजीन के सिस आइसोमर के लिए प्रकाश रासायनिक समरूपीकरण से गुजरता है, तो 2 मुकुट ईथर अब एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, जो पोटेशियम आयन को घेरते हैं। अब कल्पना कीजिए कि कोशिका के इस तरफ पोटेशियम क्लोराइड का घोल है, जो एक कार्बनिक परत से अलग होता है, और दूसरी तरफ बिना किसी पोटेशियम के एक जलीय चरण होता है। उदाहरण के लिए कहें, अब क्राउन ईथर कार्बनिक परत के साथ साथ जलीय परत दोनों में विभाजन करने में सक्षम है, और जब आप उस पर प्रकाश डालते हैं तो ट्रांस आइसोमर CIS ट्रांस आइसोमराइजेशन से गुजरता है। एक बार जब यह सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजरता है, तो यह उस तरफ जा सकता है जिसमें पोटेशियम आयन होता है, पोटेशियम आयन को समाहित करता है और इसे कार्बनिक परत में लाता है, और दूसरी तरफ आने के लिए कार्बनिक परत को काटता है। और अगर यह अब दृश्य प्रकाश के साथ उत्तेजित है, क्योंकि सिस आइसोमर दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है और ट्रांस आइसोमर UV प्रकाश को अवशोषित करता है, तो कोई भी प्रकाश के उचित तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके चुनिंदा रूप से CIS से ट्रांस या CIS आइसोमेराइजेशन कर सकता है। इसलिए एक बार जब यह दृश्य प्रकाश के संपर्क में आ जाता है, तो यह फिर से ट्रांस आइसोमर से गुजरेगा। ट्रांस आइसोमर निश्चित रूप से पोटेशियम आयन को छोड़ेगा, यह इसे धारण नहीं करेगा।
तो यह जलीय चरण पर पोटेशियम आयन जारी करेगा, जिसमें मूल रूप से कोई पोटेशियम आयन नहीं था। तो अनिवार्य रूप से आप एक तरल झिल्ली में पोटेशियम आयन का परिवहन कर रहे हैं, जो इस विशेष मामले में एक कार्बनिक विलायक है। इस तरह की यंत्रवत जानकारी इस ट्रांस आइसोमेराइजेशन अध्ययन द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो हमने इस मॉड्यूल में जो देखा है वह ओलेफिन के सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया है, वह तंत्र जिसके द्वारा सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन आगे बढ़ सकता है। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन फोटो स्थिर अवस्था पर ट्रिपल संवेदनशील ऊर्जा का प्रभाव। रासायनिक प्रणाली के साथ साथ जैविक प्रणाली में सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन के कई उदाहरण हैं। मुझे आशा है कि आपको यह विशेष मॉड्यूल पसंद आया होगा। आपके दयालु ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।